हेलो गुड आफ्टरनून 12th क्लास स्टूडेंट। वेलकम टू द फिजी एंट्रेंस वर्ड चैनल। आप सभी का स्वागत है इस पे। आप सभी का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि वो बहुत बेहतर हुआ होगा। अब जो हमारे सामने नई चुनौती है वो है 21 फेब को आपका फिजिक्स का एग्जाम, जिसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अभी से। और मैं इस चैनल पे आप सभी को 12th फिजिक्स की काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप फुल आउट ऑफ फुल या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। जिसकी तैयारी का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 18 फेब को यानी कि आज के दिन हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके सेकेंड पेपर का छोटा टॉपिक है। छोटा है पर आप इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करने की के लिए मदद मिलेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप थोड़ी देर पढ़ के या थोड़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं इन कंपैरिजन टू दूसरे यूनिट्स में। नेक्स्ट डे यानी 19 फेब को हम लोग शुरू करेंगे आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, जिसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। तो ऑप्टिक्स में हम पूरा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हो उन सभी को सॉल्व कर सकूं। और लास्ट डे यानी 20th फेब को हम लोग आपका जो मेजर पोर्शन है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी को वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में समझाया जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस टॉपिक में आपको क्या दिक्कतें आती हैं या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है समझने में। मैं उन सभी टॉपिक्स को कंसीडर करके कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक सभी लोगों के लिए बहुत कठिन हो रहा होगा उस टॉपिक की शुरुआत पहले करूंगा, ताकि आपका कम समय खराब हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। आप आज का अपना पहला टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आप सभी को समझने में इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज आप सभी को होगी। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से कम हो और नॉन मेटल से थोड़ी ज्यादा, रेजिस्टिविटी भी मेटल से थोड़ी ज्यादा हो और नॉन मेटल से थोड़ी कम, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन लिखें। ऑल दोज एलिमेंट्स whose conductivity and resistivity is in between metals and non-metals are called semiconductors। सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर होता है 8। अगर हम 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इग्नोर करें तो हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले जो 3 है यानी जिन एलिमेंट्स के आउटर शेल में या वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है डोनेट करने की, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं मेटल्स में। 5 6 7 ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। इनके पास टेंडेंसी होती है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने आप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं नॉन मेटल्स में। और जो बचा हुआ एलिमेंट है यानी जिनके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो सेमीकंडक्टर्स का एक तो डेफिनेशन ये हुआ कि वो सारे मेटल जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। दूसरा, जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी बैंड गैप और समझेंगे कि एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से या एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है एलिमेंट्स का। आप सभी ने बोर मॉडल पढ़ा होगा। बोर मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑर्बिट लेवल्स में
ऑर्बिट लेवल्स में पाए जाते हैं जो कि सिंगल एनर्जी की होती हैं, डिस्क्रीट एनर्जी की होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ई एन इक्वल्स टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी एक एनर्जी लेवल की रहती है। यहाँ एन डिफाइन करता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को। मान लेते हैं अगर आपके पास पहली एनर्जी स्टेट हुई या पहली ऑर्बिट हुई तो उसकी एनर्जी के लिए एन की वैल्यू को 1 करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी 13.6। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से हम एन की वैल्यू को चेंज करेंगे और हमें ऑर्बिट्स की वैल्यूज ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी की वैल्यूज मिलती चली जाएगी। पर यहाँ ये ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर एनर्जी लेवल्स की ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो कैसी है, डिस्क्रीट, एक फिक्स वैल्यू है। पर आप अगर एक क्रिस्टल को कंसीडर करें या किसी एक एलिमेंट को कंसीडर करें तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे एटम्स एक साथ कंबाइंड हुए हैं, तो उन सभी के लिए सिंगल एनर्जी स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। उन सभी की एनर्जी स्टेट, उन सभी का न्यूक्लियस एक दूसरे में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वहां पर सिंगल स्टेट्स ना होके एक कलेक्शन ऑफ एनर्जी स्टेट्स होता है, एनर्जी और एक कलेक्शन ऑफ ऑर्बिट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंड्स। बैंड्स, इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्बिट्स की बात करें तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पेपर पे रखा हुआ है, और जब हम बात करते हैं बैंड्स की तो आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है एक बुक की शेप में, बुक जो कि कलेक्शन होता है काफी सारे सिंगल पेजेस का। तो हम बैंड को कंसीडर कर सकते हैं एज बुक, और एक सिंगल ऑर्बिट को कंसीडर कर सकते हैं एक सिंगल शीट की तरीके से। तो ये जो बैंड्स होते हैं, जब तक इन बैंड्स में जब तक हम बाहर से किसी एलिमेंट को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जहां पर लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये इस तरीके से। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आउटर से या एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराएं तो ये क्या होगा, ये एक्साइट होकर अपनी साइड को छोड़ेंगे और अपर स्टेट्स में चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे, जो भी अपने आप में कैसे हैं, बैंड्स की शेप में है। तो ये एक्साइट होकर यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। तो हमारे पास दो बैंड्स हो जाएंगे। जब तक आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा, ये लोअर कलेक्शन ऑफ ऑर्बिट्स में रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस बैंड। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के जाने के प्रोसेस से ही हमें पता चलता है कि आपका जो भी एलिमेंट है वो कैसा है, वो कंडक्टिव है या उसकी रेजिस्टिव पावर ज्यादा है या कम है। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आपका जल्दी या जितनी कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाएगा, उतना ही आपका एलिमेंट कैसा रहेगा, कंडक्टिव रहेगा या उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम बैंड गैप के हिसाब से बात करें या बैंड गैप के बेसिस पे बात करें तो आपके एलिमेंट्स को तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। बैंड गैप क्या रहेगा, दोनों बैंड्स के बीच का डिस्टेंस, ये एनर्जी। तो जितना ही ये गैप ज्यादा रहेगा, अगर आपसे कहें कि ये गैप जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो जिसके लिए ज्यादा एनर्जी पर भी कंडक्टिविटी पॉसिबल ना हो उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, एज नॉन मेटल्स। और जब आपके एनर्जी लो एनर्जी पे आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, एज मेटल्स। तो कैटेगरी अगर बनाए या डायग्राम के बेसिस पे अगर हम इनको डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका मेटल्स का बैंड गैप, या मेटल्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, जिनके बीच का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 0 के इक्वल, ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। कुछ केसेस में ये दोनों बैंड्स आपस में कैसे होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। नॉन मेटल्स के केस में ये बैंड गैप काफी बड़ा होता है। Eg यानी नॉन मेटल्स के केस में ये हो गया आपके मेटल्स, ये हो गए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केस में बैंड गैप की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी एनर्जी। अब हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो क्या प्रॉपर्टी रखते हैं, वो मेटल से कम कंडक्टिव होते हैं और नॉन मेटल से ज्यादा कंडक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो बैंड गैप होगा वो मेटल्स के केस से थोड़ा ज्यादा होगा
और नॉन मेटल्स के केस से थोड़ा कम, यानी कि इसका जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो लाई करेगा इन बिटवीन 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg is greater than 0 and less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो तरीके के कैटेगराइजेशन हो गया, एक तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे, और दूसरा हो गया आपका बैंड गैप के या बैंड थ्योरी के बेसिस पे। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की क्या बिहेवियर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में होते क्या। डेफिनेशन आपको पहले लिखवा चुका हूं कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, उन सभी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एज सेमीकंडक्टर्स। अब आइए बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर की। अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा हुआ आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी वो सारे एलिमेंट्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं और जो नेचर में हमें एज प्योर फॉर्म में मिले हुए हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, तो वो सारे सेमीकंडक्टर जो हमें नेचर में प्योर फॉर्म में मिलते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं एज प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बहुत सारी जो मेन यूज्ड आपके सिलेबस में है, या सारी इंडस्ट्री जितनी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उस पर सबसे ज्यादा जिनका यूज होता है वो है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों ही एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अगर हम कंडक्टिविटी या उसमें कैसे करंट का कंडक्शन होता है उसको डिफाइन करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सिलिकॉन मान लेते हैं, हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये आसपास के 4 सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसी तरीके से ये आपने आपस के आसपास के 4 सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेगा, ये सिलिकॉन अपने आसपास के सिलिकॉन से बॉन्ड करेगा, और एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हम लोगों को मिलेगा। ये जो बॉन्ड्स हैं ये कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। थर्मल एनर्जी हुई, जैसे आपकी रूम टेम्परेचर की एनर्जी हुई, इसको प्रोवाइड कराने से होगा क्या, ये जो आपके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने से होगा क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग आप जानते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। तो इसमें पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी लैटिस को यानी अपनी पोजीशन को छोड़कर फ्री स्पेस में आ जाएगा, और यहां पर एक वैकेंसी बनाएगा या यहां पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा फॉर द इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं होल से। होल बताता है कि उस पोजीशन पे या उस लोकेशन पे वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। होल बाय नेचर कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और उस होल को फुलफिल करने के लिए या उस होल को कवर अप करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को वहां पर पुट कराते हैं। तो जैसे ही आपका ये होल यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसको फिल करने के लिए पास वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा और इस वैकेंसी को फिल करेगा इस तरीके से। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, और इस होल को फिल करने के लिए आसपास का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन प्लेस बाय प्लेस एक मोशन शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मोशन आप जानते हैं, या चार्ज का मोशन आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। इस तरीके से आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में थर्मल एनर्जी की हेल्प से हम लोग कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंडक्टिविटी की शुरुआत कर सकते हैं। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं, लो कंडक्टिव पावर रखते हैं। ये हाई यानी लो टेम्परेचर या लो एनर्जी पे आपको कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक काफी बड़ा हिस्सा एनर्जी का वेस्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, फिर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और एनर्जी देंगे, फिर वो अपने एक्साइट होकर अपनी लोकेशन को छोड़ेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस की जरूरत होती है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को
सही करने के लिए हमें जरूरत पड़ी दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर्स की, जो कि होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? एडिंग इम्प्योरिटीज, एडिंग इम्प्योरिटीज। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का मतलब हुआ कि दूसरे एटम, दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनको ऐड करने से इसकी कंडक्टिविटी बूस्ट कर जाए या बढ़ जाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी। उसके हम यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज को या फॉरेन एलिमेंट्स को ऐड करने से आपके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और नए टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमें मिलेंगे जिनको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योरिटीज भी आपकी दो तरीके की होती हैं, एक होंगी पेंटावेलेंट और दूसरी होंगी आपकी ट्राइवेलेंट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पेंटावेलेंट वो सारे एलिमेंट्स, इस कैटेगरी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ट्राइवेलेंट वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इन दोनों ही एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। मान लेते हैं हमारे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, नया क्रिस्टल एक जनरेट करते हैं। आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। ये हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब इसको इंप्रूव करने के लिए या इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट मान लेते हैं एग्जांपल फॉर फास्फोरस। आप जानते हैं फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स आसपास के 4 सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेगा, और यहां पर आप ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रह जा रहा है। हमें कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आपको यहां बिना कोई एनर्जी वेस्ट किए, बिना कोई थर्मल एनर्जी दिए ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्लेस बाय प्लेस मूव करेगा और कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। यानी यहां पर जो एनर्जी का पार्ट बॉन्ड ब्रेक करने में खर्च हो रहा था, किस लिए कि हमें एक फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यहां पर हमने जस्ट एक इंप्योरिटी को ऐड किया और हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। इससे पता चल रहा है कि आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में काफी लो एनर्जी पर भी कंडक्टिविटी मिल सकती है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल सकती है। तो इस तरीके से जो भी सेमीकंडक्टर बनेंगे उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। इलेक्ट्रॉन बाय नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर जो भी सेमीकंडक्टर आपको मिलेंगे वो नेचर वाइज कैसे होंगे? नेगेटिव, और इसीलिए इनको कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे मिलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करके। एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय नेचर नेगेटिव होते हैं, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की इंप्योरिटी यानी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को, कि उससे कैसा चेंज आता है आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो हम वापस से यही सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसीडर करेंगे और यहां पर एक ट्राइवेलेंट यानी मान लेते हैं एल्यूमिनियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग यहां पर प्लेस कराएंगे। तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आसपास के 3 सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेंगे, और यहां इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास एक होल एक्स्ट्रा है। अब इस होल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा और यहां होल का क्रिएशन करेगा, तो वापस से करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इस पूरे क्रिस्टल में या इस पूरी लैटिस में होल्स का नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी होल्स की मेजॉरिटी, होल्स आपके कैसे हैं? मेजॉरिटी में। और होल्स आप जानते हैं बाय नेचर कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर, मतलब जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करके सेमीकंडक्टर्स आपको मिलेंगे, उनको नाम दे दिया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने यहां देखा, बात हम लोगों ने बात की सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि क्या होते हैं। हम लोगों ने बात की सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वाइज कैसे होते हैं। हम लोगों ने बात की कि एनर्जी बैंड गैप और उनके बेसिस पे हम लोगों ने कैसे मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन किया, उनको कैटेगराइज किया। फिर आपने देखा कि सेमीकंडक्टर्स के दोनों टाइप यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योरली सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बट प्योर होने के बावजूद उनकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर उस पर भी काफी कम होती है। उस चीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने बाहर से इंप्योरिटीज को ऐड किया। इंप्योरिटीज आपकी दो तरीके की रहेंगे, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो आपका सेमीकंडक्टर जो भी मिलेगा वो नेगेटिव नेचर का रह गया है, उसको नाम दिया गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, उसको नाम दीजिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। पीएन जंक्शन से ही मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग अब बात करेंगे पीएन जंक्शन की। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप पढ़ के इन सभी चीजों को ध्यान देकर बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे। और घबराने जैसा कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ से श्योर शॉर्ट पिछले 5 साल के अगर आप पेपर उठा के देखें तो हर अल्टरनेट ईयर पे आपको सेमीकंडक्टर से कुछ ना कुछ 3 नंबर का, 2 नंबर का या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। तो अब हम बात करें पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या, मान लेते हैं हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और उन दोनों को हमने आपस में क्या किया, कंबाइन किया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे पर होल्स का नंबर ज्यादा रहेगा। तो होल्स को डिनोट करने के लिए मैं पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा और इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए मैं नेगेटिव सिंबल का यूज करूंगा। अब ये आपका हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। अब जैसे ही ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा, ये जो एज होगी या ये जो बॉर्डर लाइन होगी, जहां के इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपनी लैटिस को छोड़कर इस साइड जंप कर जाएंगे। अपनी लैटिस यानी अपनी लोकेशन या अपनी साइड को छोड़कर इस साइड जंप कर जाएंगे, जिससे होगा क्या, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड आपके होल्स बन जाएंगे, होल्स जनरेट होंगे, होल्स जनरेट होंगे, जिससे आपको एक पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे एक प्लस चार्ज जमा हो जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। ये आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस जैसा देखने को मिल रहा है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस करेगा क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को, यानी ये नेगेटिव बॉर्डर लाइन, ये नेगेटिव पोर्शन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड जंप नहीं करने देगा, और ये पॉजिटिव बॉर्डर लाइन बचे हुए पॉजिटिव चार्ज को इस साइड जंप नहीं करने जाएगी। यानी ये जो भी ये एक बैरियर के जैसे काम करेगा। इसको नाम दे दीजिएगा पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर। इट विल वर्क एज पोटेंशियल बैरियर और इसे नाम दिया गया डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसमें यही लिखेंगे कि व्हेन वी पुट इन कांटेक्ट विद a p type with a n type semiconductor, then on the edge the electrons and holes recombine each other and generate a potential barrier which is known as depletion layer। तो अब इस डिप्लीशन लेयर पे या इस डिप्लीशन लेयर या इस पीएन जंक्शन पे हम चेक करेंगे कि करंट के जो कनेक्शन का यानी बायसिंग का क्या इफेक्ट होता है। बायसिंग आप जानते हैं किसी भी सर्किट में, बायसिंग का मतलब हुआ किसी भी सर्किट में हाउ वी कनेक्ट बैटरी इन एनी सर्किट। तो ये दो तरीके के होते हैं। बायसिंग आप जानते हैं दो तरीके की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को प्लस चार्ज से ऐड करें और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को नेगेटिव चार्ज से ऐड करें, तो इस तरीके की बायसिंग को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं, तो इस टाइप की बायसिंग को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग। बायसिंग के भी इफेक्ट आपके पीएन जंक्शन पे पड़ते हैं, और वो इफेक्ट क्या होते हैं या किस तरीके से आपकी डिप्लीशन लेयर वेरी करती है, चेंज होती है, वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मान लेते हैं कि आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है।
पीएन जंक्शन का सिंबल होता है इस तरीके से, हम लोग पीएन जंक्शन को डिनोट करते हैं, जिसमें ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये डिफाइन करती है पी टाइप सेमीकंडक्टर को, और ये जो लीनियर या प्लेट टाइप स्ट्रक्चर है ये डिफाइन करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो मान लेते हैं कि हमारा पी टाइप अभी, पीएन जंक्शन अभी फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब इसकी पी टाइप प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है और एन टाइप प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है। इसको भी यहां पर हम लोग कनेक्शन लगा देते हैं। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो पी टाइप प्लेट पर, पी टाइप सेमीकंडक्टर पर आपकी पॉजिटिव प्लेट जुड़ी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे आपकी नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है। तो यहां से हो गया क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन्स या यहां से होल्स आपके इस पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, इमेजिन करिए कि यहां से पॉजिटिव चार्ज आपका इस पूरे सेमीकंडक्टर में जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होल्स यहां पर भर रहे हैं। होल्स भरने से क्या होगा, जितने नए होल्स आएंगे वो इन एग्जिस्टिंग होल्स पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, वो इस साइड से रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। और इस रिपल्शन फोर्स की वजह से होगा क्या, ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर है ये धीरे 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 डिक्रीज करेगी। हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये आपकी डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करती जाएगी, और एक वोल्टेज के बाद ये डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाएगी और आपका सेमीकंडक्टर एज नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करने लगेगा, जैसा आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा। अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से दिखाएं तो ये आपका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनेगा, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनेगा। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज की वैल्यू जब बढ़ेगी तो स्लोली आपको करंट, वोल्टेज की वैल्यू मतलब बढ़ेगी, यहां से रिपल्सन फोर्स होगा तो कुछ होल्स इस साइड जंप करेंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जंप करेंगे, और एक स्मॉल करंट का जनरेशन वहां पर होगा। यानी आपको छोटे वोल्टेज के लिए बहुत स्मॉल करंट मिलेगी, पर एक पॉइंट आएगा जहां पर, एक पॉइंट आएगा वोल्टेज के लिए जहां से आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों के लिए ये नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है। सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। तो दोनों ही सेमीकंडक्टर्स की के लिए अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इन वैल्यूज को एक्सीड कर जा रहा है तो वहां पर आपको एक करंट, विजिबल करंट या मेजरेबल करंट देखने को मिलेगी। इससे पहले के लिए आपको जो भी करंट मिलेगी वो वैल्यूम वाइज या वैल्यू वाइज बहुत छोटी होगी, वो आपको मेजर नहीं होगी। इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो जैसे ही वोल्टेज आपका 1 वोल्ट के आसपास जाता होगा, आपको जो एमीटर था उसमें करंट मेजर होना शुरू हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन फॉर फॉरवर्ड बायस। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि डिफाइन आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, तो फॉरवर्ड बायस में आप वही पूरी लैंग्वेज लिखेंगे कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट करेंगे तो पी टाइप में और एन टाइप में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे और डिप्लीशन लेयर की वैल्यू धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो फॉरवर्ड बायस के लिए आपकी डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। और ये काफी पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन काफी आता है कि डिप्लीशन लेयर का क्या इफेक्ट, डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरवर्ड बायस का, या रिवर्स बायस का डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस के लिए आपके पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाती है और आपका सेमीकंडक्टर एज नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करने लगता है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपका पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो, यानी इसका पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो, तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग कहेंगे कि पीएन जंक्शन आपका रिवर्स्ड बायस है। अब इस केस में क्या होगा, जो काम यहां पर यानी करंट का कंडक्शन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का होल से कॉम्बिनेशन होने पे बन रहा था, अब यहां होल्स के पास एक अल्टरनेटिव पाथ है इधर वाला और इलेक्ट्रॉन्स के पास एक अल्टरनेटिव पाथ है इस साइड से, टू रिकम्बाइन विद ईच अदर। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पॉजिटिव प्लेट पर रिकम्बाइन होने लगेंगे और ये होल्स इस साइड नेगेटिव प्लेट पर रिकम्बाइन होने लगेंगे, जिससे होगा क्या, आपका डिप्लीशन लेयर धीरे 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 इंक्रीज करता जाएगा, उसका जो एरिया है, उसकी जो रीजन है वो धीरे धीरे
बढ़ता चला जाएगा और एक वैल्यू के बाद या एक वोल्टेज के बाद ये इतना एक्सटेंड हो जाएगा कि ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा और अनकंट्रोल्ड करंट आपको वहां पर मिलने लगती है, यानी वहां उसके बाद जो करंट आपको मिलेगी वो आपके वोल्टेज के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिवर्स बायस के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से रहेंगी। वी आई, तो शुरुआत के कुछ वोल्टेज के लिए आपको माइनर करंट मिलेगी और एक पॉइंट के बाद आपको कुछ इस तरीके की करंट मिलना शुरू हो जाएगी, यानी एक पॉइंट के बाद यहाँ पर कंट्रोल आपके, यहाँ पर जो भी करंट है वो आपके वोल्टेज के कंट्रोल में नहीं रहेगी और इस पॉइंट को या इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं जेनर ब्रेक डाउन। जेनर ब्रेक डाउन, ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा फॉर रिवर्स बायसिंग। तो अब वापस से रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखा, हमने कैटेगराइज किया सेमीकंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। फिर हमने देखा था कि कितने तरीके के होते हैं सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या इंप्योरिटी ऐड करें कि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, क्या इंप्योरिटी ऐड करें कि हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। उसके बाद हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन किया और पीएन जंक्शन को हमने वोल्टेज, पीएन जंक्शन को हमने बाइसिंग के बेसिस पे डिफाइन किया कि पीएन जंक्शन बाइसिंग से कैसे इफेक्ट होता है, या फॉरवर्ड बाइसिंग पे इसके पीएन डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें करंट का कैसा कंडक्शन होता है, रिवर्स बाइसिंग के लिए इसके डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका करंट का कंडक्शन कैसा रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जो कि एक ही एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, वो है रेक्टिफायर का। अब हम लोग रेक्टिफायर के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा और जो हमारी अगली क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी। तो ये पहली और इकलौती क्लास है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और बाकी सारी क्लासेस जो होंगी लाइव क्लासेस होंगी। ये पहली क्लास थी इसलिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाएगा जा रहा है कि हम लोग यहाँ किस तरीके से और क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी रहेंगी उसमें आप जो भी मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट रह गया है, ऑप्टिक्स का जो भी पार्ट रह गया है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म का जो भी पार्ट रह गया है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं और जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन कम, जो भी कम टाइम में पढ़ के, वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ बताएंगे। आप सभी जानते हैं 3 दिन में सिलेबस खत्म कराना ये इम्पॉसिबल टास्क है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको पूरा 3 दिन में सारा का सारा सिलेबस खत्म करा दूंगा, आपको यहाँ से एकदम टॉपर बना के निकालूंगा, नहीं। लेकिन ये है कि आप अगर इन टॉपिक्स को जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, इन टॉपिक्स को अगर आप मन से पूरे डेडिकेशन से पढ़ेंगे तो आपके 100% चांस है बेहतर स्कोर करने के। आप जिस भी प्रिपरेशन में रहे हो, जिस भी लेवल से रहे हो, अगर आप इन क्लासेस को, इन टॉपिक्स को कायदे से प्रिपेयर करेंगे, जिस तरीके से समझाया जा रहा है उसको ध्यान देंगे, खुद से रिवाइज करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ और एक फॉर्मूला शीट, वो मैं हम लिंक में आपको दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं और एक फॉर्मूला शीट भी लिखी हुई है। फॉर्मूलाज बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस आपको कोई थ्योरी नहीं आ रही, अगर आपको उसको फॉर्मूला पता है तो आप उस फॉर्मूले के बेसिस से थ्योरी बना सकते हैं। या न्यूमेरिकल में आप सिर्फ फॉर्मूला, बाई चांस आपको नहीं कुछ आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान आया, तो वहां से चांसेस बन सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ स्कोर कर ले जाएं। इसलिए फॉर्मूला मस्ट है, फार्मूलाज को आप प्रायोरिटीज देंगे और फॉर्मूला आपको एंड तक पढ़ना ही पढ़ना है, इतना ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर पी जंक्शन का एक बेसिक एप्लीकेशन कह सकते हैं। रेक्टिफायर का मतलब हुआ वो डिवाइस जो कि आपके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। कैसे? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करे, ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपके दो तरीके के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर एप्लीकेशन वाइज दो कैटेगरीज बनाएंगे, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन हाफ वेव रेक्टिफायर या डिफाइन रेक्टिफायर, और दोनों ही के लिए ही आपको डायग्राम्स जो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इन दोनों रेक्टिफायर्स की क्या है? डायग्राम। तो पहले बात करते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इसके लिए डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा।
हाँ, आप सभी यहाँ डायग्राम पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड है और एक लोड रेजिस्टेंस है। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम हुआ। इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल को हम लोगों ने पीएन जंक्शन से कनेक्ट किया और पीएन जंक्शन को हमने एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। ट्रांसफार्मर हमारा इनपुट यूनिट हो जाएगा और लोड रेजिस्टेंस हमारा आउटपुट यूनिट हो जाएगा। रेक्टिफायर का पर्पस क्या है, हमें एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। एसी करंट अगर आप डायग्रामेटिक तरीके से दिखाएं या पिक्टोरियल तरीके से दिखाएं तो ये सिंबल रहेगा आपका एसी करंट का। और डीसी, डीसी आपकी कई तरीके से हो सकती है, एक प्लेन लाइन हो सकती है, वो सारी करंट जिसमें फ्लक्चुएशन हो या ना हो बट उसमें नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा है, वो सारी करंट्स आपकी डीसी हो जाएंगी। जैसे ये भी आपकी डीसी करंट है, ये भी आपकी डीसी करंट है और इस करंट को भी आप डीसी कहेंगे। ये जो फ्लक्चुएशन है ये बताते हैं कि आपकी डीसी करंट प्योर नहीं है, इसमें एसी का भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट है। ये जो प्लेन लाइन है ये आपको बताती है कि हाँ ये हमारे पास एक डीसी करंट प्योर डीसी फॉर्म में है। अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका S1 और S2 कैसे हो जाएंगे, इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज आएगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपका पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है और फॉरवर्ड बायस के लिए आप जानते हैं करंट का कंडक्शन होता है। इसमें आपको दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि फॉरवर्ड बायस के लिए करंट विल कंडक्ट, फॉरवर्ड बायस के लिए करंट होगी, रिवर्स बायस के लिए करंट नहीं होगी, नो करंट। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर या पीएन जंक्शन आपका कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका मतलब ये जो भी पॉजिटिव साइकिल होगी ये एज इट इज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पोलैरिटी कैसी हो जाएंगी, चेंज। पोलैरिटी चेंज होने से क्या होगा, पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। इसका मतलब आपका जंक्शन डायोड वो कैसा है, रिवर्स बायस हो चुका है। और आपको अभी मैंने बताया कि रिवर्स बायस के लिए आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगी, इनपुट आपका जैसा हो उसके लिए कोई भी करंट यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद से आपको वापस एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, सॉरी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको करंट यहाँ पर मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर जीरो करंट हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आपकी जो एसी करंट थी वो डीसी में चेंज हो गई है, पर आधी ही एसी करंट आपकी डीसी में कन्वर्ट हुई है, इसलिए इसको नाम दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी ये आपकी आधी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर सॉरी रेक्टिफायर की, जो कि है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर का एक डायग्राम देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आया कि जहां पर हाफ वेव के लिए हम लोग एक सिंगल डायोड का यूज कर रहे थे, डायोड यानी पीएन जंक्शन, हम एक सिंगल पीएन जंक्शन का यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने दो पीएन जंक्शन का यूज किया है, D1 और D2, दो हमारे पास अब पीएन जंक्शन आ गए हैं। और हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने सेंटर टैपिंग इस तरीके के कनेक्शन से इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर टैपिंग, सेंटर टैपिंग। तो ये आपको डायग्राम ध्यान रखना है। इस डायग्राम को अगर आप कायदे से समझ जाएंगे तो आप हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर की लैंग्वेज भी बना सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। आपको बस पिक्चर्स को दिमाग में बनाना है कि कैसे पिक्चर्स में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें वापस से हमारे पास पुराना एसी इनपुट आ गया और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें डीसी करंट चाहिए। तो इधर हमको एक डीसी करंट चाहिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप जानते हैं S1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए S1 पर प्लस चार्ज आएगा, S2 पर माइनस चार्ज आएगा, यानी
D1 का P टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, पर D2 का P टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और D2 आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में आप जानते हैं कोई भी करंट नहीं मिलती है, तो आपकी जो भी करंट होगी वो D1 से ट्रेवल करते हुए लोड रेजिस्टेंस तक आएगी। अब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो आपकी पोलैरिटी है बदल जाती है, S1 पर माइनस चार्ज आ जाएगा और S2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब D1 का P टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और D2 का P टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, जो ये बता रहा है कि D1 आपका कैसा है, रिवर्स बायस, और D2 आपका कैसा है, फॉरवर्ड बायस। यानी अब करंट आपकी D1 से ट्रेवल नहीं करेगी, बट उसके पास एक अल्टरनेट पाथ है D2। अब करंट आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 से होते हुए लोड रेजिस्टेंस पे मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको करंट मिलेगी, वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल की करंट और नेगेटिव हाफ साइकिल की करंट, तो आपकी पूरी पूरी एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसको कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का भी बेसिक आइडिया आपको लग गया, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। देखिए लैंग्वेज आप बना सकते हैं, अगर आपके दिमाग में पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको ये सारी जो भी लैंग्वेज मैंने बोली वही सब आप कॉपी पे लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्किंग मैकेनिज्म क्या है इसका, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, वो ज्यादा जरूरी है इन लैंग्वेज की वजह से। आप इतने टाइम से थ्योरी पढ़ रहे हैं पर थ्योरी को पढ़ के वापस से भूल जा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि आपके दिमाग में चीजें वर्क कैसे करती हैं वो इमेजिनेशन या वो कॉन्सेप्ट उतना बिल्डअप नहीं हुआ। इसलिए अगर आप डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंसेस हैं, रेक्टिफायर का क्या काम है और बाकी सारी चीजें। तो ये कंप्लीट होता है आपका सेमीकंडक्टर का टॉपिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी आपकी, उसमें हम लोग बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स, जैसे एटम हुआ, न्यूक्लियाई हुआ, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और कोशिश करूंगा कि ऑप्टिक्स का भी पोर्शन आपका शुरू हो जाए। ये एक कोशिश है कि आप बेहतर कर सकें, जहां आप अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकें, आपके नंबर लाने के चांसेस ज्यादा हो सके। और उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए इस कंटेंट से आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आपके 70 आउट ऑफ 70 आ सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस एनालाइज करना है कि चीजें कैसे वर्क कर रही है। क्वेश्चन पेपर या फिजिक्स के क्वेश्चंस में बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा डर जाता है क्वेश्चन पढ़ के कि हमें करना क्या है। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको क्वेश्चन में अपने काम की चीजें ढूंढनी है। आपके पास एक सुटेबल फार्मूला होगा, वो सारी वैल्यूज आप फार्मूला में पुट करेंगे, आपको बेसिक सा आंसर मिल जाएगा। कोई भी चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। 3 दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके वो कराई जाए। और इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके कमेंट सेक्शन में आप वो सारे टॉपिक्स लिखिए जिस पे आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं। मेरा शेड्यूल तो है, पर अगर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक लग रहा हो कि जो आपका नहीं तैयार हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर उसकी मेजॉरिटी ज्यादा हुई या मुझे लगा कि वो टॉपिक इस शेड्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले उसको शुरू कराऊंगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच।